हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं डीसा 3.0 मॉड्यूल नंबर 5 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का आज का ये पहला लेक्चर है। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 5 है। आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आप देखेंगे, मॉड्यूल नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 जो है इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन असेट्स। ठीक है, मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन असेट्स हैं उनके ऊपर किस टाइप के कंट्रोल्स, किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हमको लगाने होते हैं या लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। हमने डिस्कशन किया है पहले के लेक्चर्स में कि भाई इंफॉर्मेशन असेट्स, जो हमारे इंफॉर्मेशन असेट्स हैं, तो इंफॉर्मेशन असेट्स को हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों प्रोटेक्ट करके रखना है? ताकि हम इन इंफॉर्मेशन असेट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को एंश्योर कर सकें। तो अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ कंट्रोल्स लगाने होते हैं। ठीक है, अब ये कंट्रोल्स हम यूं ही नहीं लगा लेंगे कि भाई किसी भी असेट्स पर कोई भी कंट्रोल लगा दिया। जो इंफॉर्मेशन असेट है उस इंफॉर्मेशन असेट पर एक रिस्क इवैल्यूएशन किया जाएगा और उस असेट के ऊपर जो रिस्क है उसके आधार के हिसाब से हमको उस पर कोई प्रोटेक्शन लगाना होगा, कोई कंट्रोल लगाना होगा। तो जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है कि भाई किस तरीके का कंट्रोल हमको लगाना है, वो फैक्टर है। एक तो रिस्क एनालिसिस, हमको रिस्क एनालाइज करना है उस असेट पर। दूसरा है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि कितनी कॉस्ट आ रही है कंट्रोल लगाने की और उस कंट्रोल लगाने से बेनिफिट कितने का होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही हम कंट्रोल लगाएंगे। अब आप ये समझिए कि जो प्राइमरी स्टेप है, जो पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, वो पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगी। अब इस पॉलिसी के हिसाब से प्रोसीजर्स डिफाइन किए जाएंगे। भाई एक बार जब पॉलिसी बन जाती है उसके बाद प्रोसीजर बनाए जाते हैं। अब ये जो प्रोसीजर्स हैं, क्या ये प्रोसीजर्स सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं? क्या ये सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं? ये देखने के लिए हमको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जरूरत है। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझिए। और जो मैं बोल रहा हूं यही लिखा हुआ है और इसी के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने आपको बोला कि हमको इंफॉर्मेशन असेट को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्यों? ताकि हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें, पहली पॉइंट। दूसरी बात कि भाई जो कंट्रोल लगाए जाएंगे इंफॉर्मेशन असेट्स के ऊपर, वो कंट्रोल से ही तो प्रोटेक्शन होगा। तो कंट्रोल को लगाने के लिए दो चीजों को देखना होगा, एक तो रिस्क एनालिसिस और दूसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके आधार पे हमको कंट्रोल डिजाइन करना है। अब जो सबसे प्राइमरी कंट्रोल है, सबसे पहला कंट्रोल होता है, वो होता है कि आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब जो मैनेजमेंट का एक इंटेंट क्या है, हाई लेवल इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट, वो है पॉलिसी। पॉलिसी के बेसिस पर प्रोसीजर डिजाइन किए जाएंगे। भाई एक बार पॉलिसी हमने बना दी, अब उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, तो उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर। अब एक बार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर बना दिया गया है, तो ये प्रोसीजर क्या सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, इस चीज को देखने के लिए हमको लगातार इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट करने की आवश्यकता होती है। आइए हम पढ़ते हैं। Protection of information assets includes the key component that ensure confidentiality, integrity, and availability of information asset. Controls to protect the asset are designed, developed, selected, and implemented based on risk evaluation and cost-benefit analysis. The primary control for implementing protection strategy is defining and implementing information security policy. ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, इसको आप मार्क कीजिएगा कि भाई प्राइमरी कंट्रोल
फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, क्या है प्राइमरी कंट्रोल? प्राइमरी कंट्रोल है कि डिफाइन करना और इंप्लीमेंट करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी प्राइमरी कंट्रोल है, सबसे पहला कंट्रोल है प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी लगाने के लिए। Organization needs to focus on ensuring that information security procedures are followed to meet the security objective of the organization derived from the stakeholders' expectation. This requires implementation of process for information security management. ठीक है? The key element of information security management includes, अब information security management के elements क्या हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। तो भाई लॉजिकल है, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, क्योंकि कंट्रोल लगाने के लिए पैसा लगेगा और पैसा का अप्रूवल, बजट का अप्रूवल देने वाला टॉप मैनेजमेंट है। तो अगर टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, तभी आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक सपना बनकर रह जाएगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है भाई सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट करना चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। सेकंड, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, भाई मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिफाइन होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के हिसाब से लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है। सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन लगभग सभी जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग देती हैं और लगातार हर इंटरवल में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जब मैं वीडियो में था तब मैंने ये चीज देखी कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जिनको साइबर सिक्योरिटी ऑडिट कराना है या आईटी ऑडिट कराना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा अपने एम्प्लॉयज को एक इंटरवल में, टाइमली इंटरवल में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। तो सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगला है मॉनिटरिंग, फिर कंप्लायंस, इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स और कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो ये हमने ओवरऑल पढ़ लिया कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या है। अगला टॉपिक आता है सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट। तो ये वन ऑफ द एलिमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। आइए समझते हैं। कमिटमेंट एंड सपोर्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट आर इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। द टोन एट द टॉप मस्ट be conducive for effective information protection and its management. It is unreasonable to expect shop floor. Shop floor मतलब वो वर्कर, वो लोग जो ऑन ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, तो ये अनरीजनेबल हो जाएगा कि शॉप फ्लोर पर्सनल, जो शॉप फ्लोर ऑन ग्राउंड जो एम्प्लॉय हैं, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो करें। ये अनरीजनेबल है कब? अगर सीनियर मैनेजमेंट उसको फॉलो नहीं कर रहा या सीनियर मैनेजमेंट उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा। Executive management endorsement of essential security requirements provide the basis for ensuring that security expectations are met at all levels of the enterprise. Disciplinary actions for non-compliance must be defined, communicated and enforced from the senior management level. अब यदि अगर कोई एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और जो सजा है वो एनफोर्स करेगा सीनियर मैनेजमेंट। The senior management support for security initiative is evident from their action and decision. Some of the key indicators are, क्या क्या key indicators हो सकते हैं? देखिए, providing support for defining organization structure that supports implementation of information security initiatives, establishing information security organization and steering committee and assigning responsibility for information security operation. तो ये one of the method है जो टॉप मैनेजमेंट करेगा। क्या क्या करेगा टॉप मैनेजमेंट? भाई टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में, जो सपोर्ट करेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन को। अब वो क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बना सकते हैं
स्टीयरिंग कमेटी स्टेब्लिश कर सकते हैं जो आईटी सिक्योरिटी पर जिसका फोकस होगा, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जा सकती हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस की। सेकंड, रेगुलरली रिव्यूइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। टॉप मैनेजमेंट भाई रिव्यू करेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को, रिपोर्ट को और एक्टिविटीज को एज अ पार्ट ऑफ एन एजेंडा आइटम ऑन बोर्ड मीटिंग। तो भाई बोर्ड मीटिंग में जो रिपोर्ट्स हैं, कौन सी रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट। जो आईटी ऑडिटर रिपोर्ट बना के देगा, उस रिपोर्ट में अगर ऑडिटर ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, कोई ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन में वो लैक कर रहा है, तो आईटी ऑडिटर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट्स बताएगा, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स, वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करो और उसे क्लोज करो। कौन करेगा? टॉप मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए है, कमिटमेंट चाहिए है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है। अप्रूविंग रिस्क रिस्पॉन्स डिसीजन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसी इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है। ऑब्जर्विंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एज पर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, एंश्योरिंग एडिक्वेट बजट। बजट कौन देगा? मैनेजमेंट। भाई आपको कंट्रोल लगाना है, आपका पैसा लगेगा इंफॉर्मेशन एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बजट कौन देगा? टॉप मैनेजमेंट। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट चाहिए। रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करना। ये कौन सी ऑडिट रिपोर्ट है? साइबर सिक्योरिटी ऑडिट की रिपोर्ट या आईटी ऑडिट रिपोर्ट। और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कराएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को। फॉलोइंग आर क्रिटिकल टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फैक्टर है भाई? सबसे पहला फैक्टर है अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब जो आपका आईटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आईटी सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अलाइन होने चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, उसको कोई लेना देना नहीं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। तो आप जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बना रहे हो, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव एज एन आईटी एक्सपर्ट अलाइन करना चाहिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। मतलब जो आप सिक्योरिटी लगा रहे हो उससे कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, या कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ गया अलाइनिंग विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देखिए, द मैनेजमेंट नीड्स टू एस्टेब्लिश सिक्योरिटी पॉलिसी इन लाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव to ensure that all information security elements are strategically aligned. Second, organizational culture. Ensure that the framework followed to implement, maintain, monitor, and improve information security is consistent with the organizational culture. Third, establish and enforce an information security program. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करना और उसके बाद उसको लागू कराना। द फोकस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम इज protecting information asset of the organization. Management should establish and enforce information security program enterprise wide. Then adoption of standards adopt करना, जैसे जो फ्रेमवर्क होते हैं, आईएसओ ने जैसे कोई फ्रेमवर्क दिया है, फॉर एग्जांपल आईएसओ फ्रेमवर्क, उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना। ये क्यों कर रहे हैं अपन? फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगला है स्पेंड रिसोर्सेज वाइसली एंड ट्रांसपेरेंटली। जो एक्सपेंडिचर है कंट्रोल्स के ऊपर, जो रिस्क को कम कर रहे हैं, वो प्रायोरिटाइज होने चाहिए। अननेसेसरी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को हमें अवॉइड करना होगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर थे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या आया है पहले, वो यही है अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। समझते हैं ये क्या है। Information security is responsibility of entire organization and accountability of senior management and board of director. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वैसे तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, जो मेन लोग हैं जो इंश्योर करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, वो है आपके मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सीसो इज फैसिलिटेटर इन इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये जो सीसो नाम का बंदा है, ये सीसो नाम का जो बंदा है, ये आईटी हेड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसका काम होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कराना। द सीसो प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एंश्योरिंग, ये रोल प्ले करता है एंश्योर करने के लिए क्या, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन एसेट के प्रोटेक्शन को, ठीक है, प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग वल्नरेबिलिटीज, रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट एंड कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पॉलिसीज। तो ये सारे काम होते हैं सीसो के। Position must be strategically placed within the organization and visibly supported by top management while carrying out the duties in an effective and independent manner. Possessing both a broad range of business management and technical security skill and a clear understanding of organization's business is critical to the CISO's success. अब CISO के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक तो CISO को टेक्निकल सिक्योरिटी स्किल उसको पता होनी चाहिए, मतलब वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए, साथ के साथ उसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट की भी स्किल होनी चाहिए। तो सीसो के अंदर दोनों स्किल होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सीए है, तो उसके अंदर बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल है, अगर वो सीए के साथ डीसा कर लेता है या सीसा कर लेता है तो उसको टेक्निकल स्किल्स भी आ जाएंगी। तो एक सीसो को टेक्निकल स्किल प्लस बिजनेस मैनेजमेंट की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। To ensure the information security is implemented across organization, CISO requires creation of information security organization. This can be best done by defining security responsibilities for every person and position as part of his role within the organization and documented in their job description. While defining roles and responsibility, following aspect must be considered. तो जब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे अलग अलग लोगों की, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करना है। क्या पॉइंट्स हो गए? पहला हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, है ना, अपन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, लास्ट पैरा बोल रहा है कि भाई हर व्यक्ति को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अब जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देंगे तो कुछ पॉइंट्स को कवर करना है, कुछ पॉइंट्स को, कुछ फैक्टर को ध्यान में रखना है, वो फैक्टर नीचे डिफाइंड है। पहला हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। अब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई एक टास्क है, एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, वो कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का। देखिए, अच्छा, हम जब पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग से या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से कुछ मत सोचिए, मोस्टली लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपके काम आएगी, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि भाई आपका स्टडी मटेरियल क्या कह रहा है। जब आप स्टडी मटेरियल समझेंगे तो ये भी लॉजिकली डिजाइन किया गया स्टडी मटेरियल है, लगभग लगभग सीसा के कोर्स के हिसाब से बनाया गया है, तो ये भी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से लिखा हुआ है। तो आप पहले देखिए कि बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, segregation of duties is the concept of having more than one person required to complete a task, मतलब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। In business, the separation by sharing of more than one individual in a single task is an internal control intended to prevent fraud and error. तो ये कंट्रोल है फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट करने के लिए। क्या कि एक काम को मल्टीपल लोग करेंगे तो किसी एक के दिमाग में आ भी गया फ्रॉड करना, तो उस काम को दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। तो अब किसी के दिमाग में आ गया फ्रॉड करना, तो उसको बाकियों को भी टीम में शामिल करना होगा, अकेले तो फ्रॉड कर नहीं सकता, क्योंकि दो लोग और कर रहे हैं उसी काम को, दो लोग और इन्वॉल्व हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल है भाई फ्रॉड को रोकने का, इसलिए एक काम को मल्टीपल लोग कर रहे हैं। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। In essence, segregation of duty implements an appropriate level of check and balances upon the activities of individual. अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का वन ऑफ द एग्जांपल कि जो प्रोग्रामर है वो ऑपरेट नहीं करेगा कंप्यूटर सिस्टम को जिसने बनाया है और गेन एक्सेस टू प्रोडक्शन सिस्टम और डेटा। ओके, सिमिलरली ऑपरेटर शुड नॉट एक्ट एज प्रोग्रामर, जो ऑपरेट कर रहा है वो प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, वो डेवलपमेंट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अगला है 4I प्रिंसिपल। 4I प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? 4I प्रिंसिपल मतलब 2 पर्सन, एक व्यक्ति के पास दो आंखें, एक व्यक्ति के पास दो आंखें, तो 4I प्रिंसिपल मतलब दो व्यक्ति,
दो लोगों के पास 4 आंखें, एक के पास 2 आंखें, दूसरे के पास 2 आंखें, टोटल हो गई 4 आंखें, 4 आई। 4 आई प्रिंसिपल क्या बोलेगा? 4 आई प्रिंसिपल भी ये बोलेगा कि भाई एक टास्क को 2 लोग करें। देखो, दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ऑथराइजेशन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। The principle of maker and checker means that for each transaction there must be at least 2 individuals necessary for its completion. ठीक है। While one individual may create a transaction, the other higher designation should be involved in confirmation or authorization of the same. तो एक व्यक्ति ट्रांजेक्शन को क्रिएट करेगा, दूसरा व्यक्ति उसको अप्रूव करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली होता है कि कोई भी अगर काम हुआ, जैसे चेंज मैनेजमेंट हुआ, कोई नया सॉफ्टवेयर लाए, फॉर एग्जांपल आप टैली में काम कर रहे थे, अब आपने सैप इंप्लीमेंट करा दिया, तो एक व्यक्ति तो इंप्लीमेंट करेगा सैप को, दूसरा व्यक्ति अप्रूवल देगा किसी भी काम को करने का। जो अप्रूवल देगा वो थोड़ा सीनियर होगा, डेजिग्नेशन में हाई होगा। ये हो गया 4I प्रिंसिपल। Here the segregation of duty play an important role. In this way, strict control is kept over system, software and data, keeping in mind functional division of labor between all the class of employees. In some business system, it is necessary to have 6I principle. तो 6I प्रिंसिपल भी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। 6I प्रिंसिपल कैसे? एक मेकर जो ट्रांजेक्शन को क्रिएट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा चेकर जो उसको चेक कर रहा है, और तीसरा अप्रूवर। तो 3 लोग मतलब 6 आंखें। तो 6I प्रिंसिपल भी होते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड्स 2 signatories required for a check and 2 people always being present in critical computer room. It must be noticed that there is a possibility of collusion between maker and checker. तो कई बार मेकर चेकर तो आपस में collusion कर सकते हैं, साठगांठ कर सकते हैं, इसीलिए हमको एक बंदा और चाहिए, अप्रूवर। Vital functions should be well dispersed among the staff member, although this can be seen as mistrust to staff but may provide protection too. तो कई बार क्या होता है, ये 2I प्रिंसिपल या 3I 4I प्रिंसिपल या 6I प्रिंसिपल जो है वो आपके स्टाफ को लग सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा स्टाफ के ऊपर, लेकिन स्टिल ये जरूरी है प्रोटेक्शन के लिए भी। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। तो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज का जो बेसिक फंडा है वो हम समझते हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखिए, रोटेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि कोई एम्प्लॉय जो है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे वर्क कर रहा था, तो उस एम्प्लॉय को उस प्रोसेस से हटा के किसी और एम्प्लॉय को उस प्रोसेस में लाना, और जो पुराना एम्प्लॉय था उसको किसी और प्रोसेस में लगा देना। अब आप समझिए इससे फायदा क्या हो रहा है कि देखो, एक प्रोसेस है, इसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब एम्प्लॉय को हमने हटा के कहीं और लगा दिया, अब इस प्रोसेस में कोई दूसरा एम्प्लॉय लाए। अब इस फंक्शन में, इस प्रोसेस में अगर पिछले एम्प्लॉय ने कुछ फ्रॉड किया होगा या कोई गड़बड़ घोटाला किया होगा, तो नए एम्प्लॉय को वो चीज समझ में आ जाएगी, नए एम्प्लॉय को वो चीज दिख जाएगी, और ये बात जो है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को पता चल जाएगी। तो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो मैनेजमेंट की नजरों में आ जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब एक प्रोसेस को लगातार कर रहा होता है तो वो भाई वहां पे फ्रॉड भी कर रहा है, कुछ एरर भी कर रहा है, कोई नया व्यक्ति देख ही नहीं रहा, तो वो उस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। तो रोटेशन ऑफ ड्यूटीज में एक तो एम्प्लॉय को डर रहेगा कि भाई मेरे को तो कभी भी रोटेट कर दिया जाएगा, इस जॉब से हटा के दूसरे फंक्शन में डाल दिया जाएगा, तो एम्प्लॉय भी थोड़ा डरेगा कुछ गलती करने से, और अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो नए नए व्यक्ति को वो चीज पता चल जाएगी। आइए समझते हैं। कुछ कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होता है कि लगातार 2 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है किसी किसी एम्प्लॉयज को, स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को। और मोस्टली फ्रॉड तब पकड़ में आ जाते हैं जब वो एम्प्लॉय छुट्टी पर था, क्योंकि उसका काम कोई और कर रहा था, तो वो डेटा से समझ में आ जाता है। आइए समझते हैं। Some employers to rotate their employee assigned jobs throughout their employment as use this technique. Some employer to rotate their employees assigned jobs throughout their employment use this technique. ठीक है। Employers practice this technique for a number of reasons, है ना, number of reasons हो सकते हैं। It was designed to promote flexibility of employee and keep employee interested into staying with the organization. ठीक है। There is also research, एक रिसर्च ये बताती है कि जब जॉब रोटेशन एम्प्लॉय का स्ट्रेस कम करता है जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। रोटेशन ऑफ ड्यूटी में ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी।
The replacement of an individual may well reveal any dishonesty or inefficiency which was being continuing over a period of time. A similar rule should insist that staff should take at least 2 consecutive week holiday in a year, as industry experience has shown that many frauds need continual masking by the perpetrator and may surface when the individual is away. So most of the फ्रॉड भी तब पकड़ में आते हैं जब एम्प्लॉय छुट्टी पे था या अपने काम से कहीं बाहर था। ये होता है। अगला है कीमैन पॉलिसी। कीमैन पॉलिसी आप सभी को पता है, मैं इसको एज इट इज रीड नहीं कर रहा। कीमैन पॉलिसी क्या है आप समझते हैं एक बार। की एम्प्लॉय या कीमैन ये एक टर्म है किसके लिए, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज के लिए जो कोर हैं बिजनेस ऑपरेशन में, जो मेन लोग हैं और जिसकी डेथ, डिसेबिलिटी या एब्सेंस क्या कर सकती है, कुड प्रूव अ डिसएस्टेरियस फॉर द कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसकी एब्सेंस या उसकी डेथ एक तरीके से डिजास्टर का काम करेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। In case where a single individual is critical to business, insurance policies may be taken out to cover losses resulting from his or her death or incapacity. Keyman policies also cover issues such as protection of group of key staff such as senior managers and lays down rules under which they will not travel in the same vehicle. तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, जो सीनियर मैनेजर है ना, सेम व्हीकल में कभी ट्रेवल भी नहीं करते। मतलब एक अगर किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में जा रहा है तो दूसरा किसी और में जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक का एक्सीडेंट हो गया तो दूसरा तो बच जाए। टू लिमिट द इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन शुड देयर बी एन एक्सीडेंट, अगर एक का एक्सीडेंट हो गया एक एयरक्राफ्ट का, दूसरा व्यक्ति तो बच जाए। तो इसलिए जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं वो कभी भी सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था आपका कीमैन पॉलिसी कि कंपनी जो है बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, मेन लोग हैं जो बिजनेस ऑपरेशन के, उनके लिए उनके ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है कि भाई अगर इसका डेथ हो गया तो जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, उसका कंपेंसेशन दे देगी। अब अगला टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। तो मैंने आपको इस चैप्टर के शुरुआत में बता दिया था कि भाई जो कंट्रोल लगाने का जो सबसे पहला स्टेप है, प्राइमरी जो स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को डिजाइन करना। अब पॉलिसी के हिसाब से डिटेल्ड प्रोसीजर डिजाइन होंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आइए पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी will define management's intent on how the security objectives should be achieved. तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, ये मैनेजमेंट का इंटेंट है, एक तरीके से मैनेजमेंट का इंटेंट है कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो। इट विल ऑल्सो इनकम्पास द व्यू ऑन रिस्क एंड विल डिफाइन सिक्योरिटी कंट्रोल टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन and as such should have the support and suggestion of end user, executive management, auditor, senior administration, IS personnel मतलब information security personnel and legal counsel। तो ये जो पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, प्रोसीजर है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो सजेशन कौन कौन देगा इनको बनाने के लिए, जो एंड यूजर्स हैं उस असेट के, इंफॉर्मेशन असेट्स के, वो एंड यूजर्स बताएंगे कि भाई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में क्या क्या होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बताएंगे, ऑडिटर बताएगा और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स बताएंगे, आईएएस पर्सनल बताएंगे और लीगल काउंसिल्स बताएंगे। आफ्टर पॉलिसीज आर आउटलाइंड, स्टैंडर्ड्स आर adopted defined to set the mandatory rules that will be used to implement the policy। अच्छा, एक बार जब पॉलिसी बना दी गई, पॉलिसी एक बार बना दी गई है, स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट हो गए हैं, to set the mandatory rules that will be used to implement the policies। okay, a standard is typically a collection of system specific or procedural specific requirement that must be met by everyone। अच्छा, अब बात आती है स्टैंडर्ड्स क्या है। स्टैंडर्ड्स जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम स्पेसिफिक और प्रोसीजरल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी मेट बाय एवरीवन। प्रोसीजर्स आर डिटेल्ड एक्टिविटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले अपन पॉलिसी बनाएंगे, फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिटेल्ड एक्टिविटीज हैं वो प्रोसीजर्स हैं।
भाई पॉलिसी बन गई, अब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो जो स्टेप्स हैं, डिटेल की जो स्टेप्स हैं, वो हमें हमारा प्रोसीजर है। एवरी पॉलिसी हैव करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर, हर पॉलिसी का प्रोसीजर अलग से होगा। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी में ही वो प्रोसीजर भी डिफाइन कर देते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन। बट जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बड़ी लिस्टेड कंपनीज है, तो उनकी पॉलिसी होगी और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अलग से बनाए जाते हैं और उसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। Every policy should have corresponding procedure. Some policies have multiple guidelines which are recommendations as to how policies can be implemented smoothly. ठीक है. A guidelines is typically a collection of system specific or procedure specific suggestions for best practices. अब guidelines क्या है? Guidelines आपके लिए suggestions हैं. Best practices क्या है इंडस्ट्री में? वो guidelines हैं. They are not requirement to be met but are strongly recommended. ठीक है. गाइडलाइंस क्या है? क्या गाइडलाइंस मैंडेटरी है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या गाइडलाइंस मैंडेटरी है? नहीं, गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं है, वो रिकमेंडेटरी है, वो रिकमेंडेड है। आप जरूरी नहीं कि आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी है, गाइडलाइंस हमेशा रिकमेंडेटरी होती है। आप मार्क कीजिए, लिखिए, देखिए गाइडलाइंस, क्या गाइडलाइंस मैंडेटरी है? नो। फिर क्या है? रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेड। गाइडलाइंस जो है वो रिकमेंडेटरी। अच्छा, अब जो पॉलिसीज है ना, अब पॉलिसीज में क्या है, रेफरेंस होते हैं स्टैंडर्ड्स के और गाइडलाइंस के। Finally, information security management administrators and engineers create procedure from the standards and guidelines that follows policies. तो प्रोसीजर कैसे बनाए जाते हैं भाई? स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस को देखते हुए, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स की मदद से पॉलिसीज बनाई जाती हैं। स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स कौन देता है? देखो, मोस्टली स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, आईएसओ देता है। आईएसओ, आईएसओ के फ्रेमवर्क, आईएसओ के फ्रेमवर्क और आईएसओ के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। देखिए, अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है that define the scope of security needed by the organization and discusses the information assets that need protection and the extent to which protection is required. तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन कर रही है स्कोप ऑफ सिक्योरिटी नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कसेस द इंफॉर्मेशन असेट दैट नीड प्रोटेक्शन एंड एक्सटेंड टू विच प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, किस असेट को कितना प्रोटेक्शन देना है, ये कौन बताएगा? सिक्योरिटी पॉलिसी। The information security policy is an overview or generalization of an organization's security needs. It should clearly define why security is important and what assets are valuable. The formation of policies are based on outcome of risk assessment process. Organization may have policies depending upon culture of organization, nature of business, compliance requirement, geographical and regional environment within which organization is operating. ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, एक बार आपको मैं फिर से बता दूं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एग्जैक्टली ये क्या है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंट है। क्या इंटेंट? कि कैसे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अचीव करें। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंट, दैट हाउ द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, ये है सिक्योरिटी पॉलिसी। अब बात करते हैं भाई सिक्योरिटी पॉलिसीज के कंपोनेंट्स क्या हैं। सिक्योरिटी पॉलिसीज में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें कवर होंगी, उसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटी पॉलिसी कंपोनेंट। तो अपन समझते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट्स। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या? कि भाई ये सिक्योरिटी पॉलिसी है और ये सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन अल्टीमेटली ये किन चीजों को कवर करेगी या क्यों बनाई गई है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आएगा सिक्योरिटी पॉलिसी में, ये रियल में होता है। जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी,
तो हर पॉलिसी में शुरू में स्टेटमेंट लिखा होता है। देन स्कोप, स्कोप मतलब एरिया, क्या क्या एरिया कवर करेगी, एरियाज या असेट्स कवर्ड इन द पॉलिसी, ये हो गया स्कोप कि किन किन एरियाज को और किन किन असेट्स को कवर करेगी। अगला है ऑब्जेक्टिव कि भाई क्यों बनाई गई है। ओनरशिप, ओनरशिप मतलब इसका ओनर कौन है, अल्टीमेटली इसका अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, ये हो गया ओनरशिप। तो हर सिक्योरिटी पॉलिसी का एक ओनर होता है, मोस्टली होते हैं सीसो, मोस्टली कौन होते हैं, सीसो। अगला रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्टाफ की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्यों जरूरी है इस बिजनेस को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो डिफाइन होता है। पॉलिसी एक्सेप्शन, किस किस पे नहीं लगेगी, वेयर नॉट एप्लीकेबल, कहां कहां ये पॉलिसी नहीं लगेगी, एक्सेप्शंस भी बताने पड़ते हैं पॉलिसी के अंदर। कंप्लायंस, कैसे कंप्लायंस होंगे, पीरियोडिक रिव्यू, लाइक रिव्यू कब होगा, एनुअली, क्वार्टरली। फ्रीक्वेंसी क्या है रिव्यू की, वो भी डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इस पॉलिसी को हर साल में रिव्यू करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या क्वार्टरली रिव्यू किया जाएगा। तो ये सारे हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। अदर कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज, अब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अदर भी सिक्योरिटी पॉलिसीज हो सकती है, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या हो सकती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं उसके नेचर और बिजनेस के फोकस के हिसाब से या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के हिसाब से लेकिन कुछ कॉमन पॉलिसीज होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमनली एक पॉलिसी होती है डाटा क्लासिफिकेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी, डाटा क्लासिफिकेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, करप्शन, disclosure and distribution of non-public personal information in its possession and to comply with the applicable laws and regulation regarding such information। ठीक है, डाटा क्लासिफिकेशन की पॉलिसी क्यों है, ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके और डिस्क्लोजर ना हो इस इंफॉर्मेशन का पब्लिक में। इट जनरली कवर्स, क्या कवर करती है डाटा क्लासिफिकेशन पॉलिसी, it generally covers the organization shall hold non-public personal information in strict confidence, जो जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं हुई है उसको स्ट्रिक्टली सिक्योर करो, and should not release or disclose such information to any person except as required or authorized by law and only to such person who are authorized to receive it. Second, the organization shall adopt procedure for the administrative, technical and physical safeguarding of all non-public personal information। तो मतलब डाटा क्लासिफिकेशन या प्राइवेसी पॉलिसी क्या करेगी, वो डिफाइन करेगी प्रोसीजर्स को भी, जो प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेंगे ताकि कोई भी नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एंश्योर दैट एंटिटी कंट्रोल्ड बाय इट और एनी अदर एंटिटी that utilizes information provided by the organization to carry out its responsibilities shall have signed and agreed to abide by the terms of data privacy and security policy or shall have adopted a data privacy and security policy that is substantially similar to the organization policy। तो ये बेसिकली इसका एक एग्जांपल होता है ऑडिटर, ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म्स हो सकती है ना यहाँ भाई, ऑडिट फर्म क्या कर रही है, ऑडिट फर्म क्या है, एक एंटिटी है। अब वो एंटिटी क्या कर रही है, कोई काम कर रही है, आईटी ऑडिट कर रही है। तो आईटी ऑडिट करते समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑडिटर को, तो ऑडिटर उस इंफॉर्मेशन को बाहर किसी को ना बता दे। तो इसके लिए ऑडिट फर्म के साथ भी एक नॉन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज
साइन किया जाता है? एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसको ऑडिटर को साइन करना होता है, एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो ये किसका पार्ट है? प्राइवेसी पॉलिसी का। तो प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा होता है कि किसी भी वेंडर के साथ आप डील करोगे तो वहां पे उसके साथ आपको एनडीए साइन कराना है। ओके। अगला है एक्सेप्टेबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन असेट पॉलिसी। एक्सेप्टेबल यूज, असेट को कौन सा व्यक्ति कितना यूज करेगा, वो एक्सेप्टेबल यूज है। जैसे जैसे क्या है, देखिए समझते हैं। An acceptable use policy, also known as acceptable usage policy or fair use policy, is a set of rules that restrict the ways in which information resources may be used. मतलब ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई किन असेट्स को कौन कौन यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। Acceptable usage policy often reduces the potential for legal action that may be taken by user and often with little prospects of enforcement. Acceptable use policy are an integral part of the framework of information security policies. ठीक है। It is often common practice to ask new member of an organization to sign up an AUP before they are given access to the information system. Example, it may state that no user of company's internet facility will use for personal purpose. कि भाई कंपनी का जो इंटरनेट है, कंपनी का जो वाईफाई है, तो कोई इंप्लॉय उसे अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। ये क्या है? एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी, कि भाई असेट को कौन सा इंप्लॉय कितना हद तक यूज करेगा, वो कहां लिखा है? एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी में। अच्छा, एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर दिया ना इंफॉर्मेशन एसेट को, कि इंफॉर्मेशन एसेट को कोई यूं ही ऐसे ही नहीं यूज करेगा, एथोराइज बंदा यूज करेगा, एथोराइज व्यक्ति यूज करेगा, वो भी उसी एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक उसको अथॉरिटी मिली है। इसको बोलेंगे एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी। अगला है फिजिकल एक्सेस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब फिजिकल एक्सेस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इससे क्या होगा? ये रेस्ट्रिक्ट करेगी पॉलिसी अनएथराइज एक्सेस को। भाई जो इक्विपमेंट हैं, लैपटॉप्स रखे हुए हैं, डेटा सेंटर में सर्वर रखे हुए हैं, तो उन डेटा सेंटर के सर्वर्स को या कंपनी के लैपटॉप्स को कोई भी यूज ना कर ले, तो अनएथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसी है कि फिजिकली कोई इन इन तक एक्सेस ना पा सके। देखो, फिजिकल सिक्योरिटी डिस्क्राइब सिक्योरिटी मेजर्स दैट आर डिजाइंड टू रेस्ट्रिक्ट अनएथराइज्ड एक्सेस टू फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट पर्सनल एंड असेट्स फ्रॉम डैमेज और हार्म। जैसे चोरी से बचाती है ये असेट्स को। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? जैसे सीसीटीवी कैमरा फिजिकल सिक्योरिटी का पार्ट है, सिक्योरिटी गार्ड, बायोमेट्रिक, आरएफआईडी कार्ड्स, एक्सेस कार्ड्स, ये सब प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं। लॉक हो गया, एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गए, या अदर टेक्निक्स हो गई। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल एक्सेस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये क्या कर रही है कि इंफॉर्मेशन एसेट्स पर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना ले ले, फिजिकल लेवल पे उसको रोक रही है। अगला है असेट मैनेजमेंट पॉलिसी। अब असेट मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी डिफाइंस द बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर इंफॉर्मेशन असेट्स प्रोटेक्शन। इट इंक्लूड्स असेट्स लाइक सर्वर, डेस्कटॉप, हैंडहेल्ड सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस एटसेट्रा. Besides, it cover all assets used by an organization, owned or leased. अब ऑर्गेनाइजेशन चाहे ओन्ड असेट को यूज कर रही हो या किराए पे असेट को लेके यूज कर रही है, दोनों को ही असेट मैनेजमेंट पॉलिसी कवर करेगी। एग्जांपल, असेट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स असेट एक्विजिशन, कि भाई असेट आप कब एक्वायर करोगे, किसके अप्रूवल से एक्वायर होगा, असेट को कहां स्टोर करके रखोगे, असेट का मूवमेंट कैसे होगा, उसकी अकाउंटिंग और उसका बाद में डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। तो असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, असेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, असेट को खरीदना, असेट को लास्ट में डिस्पोज करना, या असेट की अकाउंटिंग करना, असेट को कहां रखा जाएगा, ये सारी चीजें कहां पे डिफाइन होंगी? असेट मैनेजमेंट पॉलिसी में। ओके, अब अगली पॉलिसी है नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है समझ लेते हैं। A network security policy defines overall rules for organizations network access,
determine how policies are enforced and lays down some of the basic architecture of the company's security network security environment. तो नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कर रही है? नेटवर्क एक्सेस पर रोक लगा रही है कि हर व्यक्ति इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बेसिक आर्किटेक्चर वो भी डिफाइन किया जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी में। ठीक है, अगला है पासवर्ड पॉलिसी। अब लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में पासवर्ड पॉलिसी है। पासवर्ड पॉलिसी क्या डिफाइन करेगी कि भाई पासवर्ड की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ क्या होना चाहिए, कितने इंटरवल के बाद उसे चेंज करना है, मिनिमम पीरियड क्या होना चाहिए कि पासवर्ड को इतने समय तक तो मेंटेन रखना है। ये सारी बातें पासवर्ड पॉलिसी में होंगी। पासवर्ड पॉलिसी क्या है? एक तरीके का एक्सेस कंट्रोल। देखिए, दिस पॉलिसी डिफाइंस हाई लेवल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पासवर्ड टू बी यूज्ड विद इन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन असेट। जैसे पासवर्ड की लेंथ 8 से ज्यादा होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए। पासवर्ड में कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, मतलब अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, अपर केस लोअर केस होना चाहिए। पासवर्ड की मैक्सिमम कितने समय तक के लिए वैलिड है, मिनिमम कितना समय के लिए वैलिड होना चाहिए, और पासवर्ड मस्ट हैव हिस्ट्री कंट्रोल, पासवर्ड की हिस्ट्री भी मेंटेन होनी चाहिए। ये सारी बातें कहाँ लिखेंगे? पासवर्ड पॉलिसी में। अब बात आती है पॉलिसीज के ऊपर भी कंट्रोल लगाना। कंट्रोल ओवर पॉलिसी, पॉलिसी बना दी उसके ऊपर कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज needs to be maintained, reviewed and updated regularly. This is required due to changes in environment, information technology, threat scenarios, business process, business strategy and organizational structure. It is necessary to review security policy periodically to ensure that they are in line with the senior management's intent. Typically security policies are reviewed periodically, मतलब annually होती है वो review, या फिर किसी इंसिडेंट के बाद, या एज पर द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो देखो, पॉलिसी आपने बना दी, पर पॉलिसी को बनाने के बाद भी आपको उसको कंट्रोल करना है। पॉलिसी को कंट्रोल कैसे करेंगे? आपको पॉलिसी को एक पर्टिकुलर इंटरवल में रिव्यू करना है, क्योंकि आपने पॉलिसी करंट सिनेरियो को देख के बनाई है। फ्यूचर में समय बदलता है, सिनेरियोज बदलते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट चेंज हो जाते हैं, या पॉलिसी में क्या कमी रह गई वो आपको बाद में पता चलती है। तो समय समय पर रिव्यू होनी चाहिए पॉलिसीज को, और अपडेट होना चाहिए। रिव्यू कब हो सकता है? या तो पीरियोडिकली, जैसे एनुअली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, या इंसिडेंट होने के बाद, या वो चेंज मैनेजमेंट के एक प्रोसेस के हिसाब से भी रिव्यू की जा सकती है। अगला टॉपिक आता है एक्सेप्शंस टू पॉलिसी, मतलब कहां कहां पे ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी, स्पेसिफिक सिचुएशन जहां पे ये पॉलिसी नहीं लगेगी, वो होता है एक्सेप्शंस। देखो, policies are generic and sometimes cannot be enforced in specific situations. A process for defining and approving exceptions must be defined. ठीक है, in such situation it is necessary to ensure that there are suitable compensatory control so that risk mitigated by enforcement of policy are within acceptable level. तो जहां पे ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होंगी वहां पे कुछ कंपेंसेटरी कंट्रोल लगा लो, कोई अल्टरनेट कंट्रोल लगा लो। सच एक्सेप्शन शुड बी फॉर अ प्री डिफाइंड पीरियड, मतलब हमेशा के लिए एक्सेप्शन नहीं होता, कई बार ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक्सेप्शन होता है। मस्ट बी रिमूव्ड व्हेन स्टिपुलेटेड पीरियड एंड रिव्यूड पीरियोडिकली। फॉर एग्जांपल, लीगेसी application does not provide for implementing password policy. An exception may be approved with additional strong compensatory control over access granting process or application access. This exception may be approved for a specific period of time during which application should be modified to comply with the password policy. जैसे आपको शुरू में लैपटॉप मिला, पहली बार आपको कोई एसेट मिला कंपनी का, तो जब वो आपको मिल रहा है तो तुरंत उस पर पासवर्ड पॉलिसी नहीं होती। तुरंत कोई भी जेनरिक पासवर्ड होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक पासवर्ड 1234, ऐसा ही होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो पासवर्ड पॉलिसी इनिशियली आप पर अप्लाई नहीं हुई, पर एक बार आपको हैंड ओवर हो गया लैपटॉप कोई असेट कंपनी का, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अपना पासवर्ड को रीसेट करना है। तो जब इनिशियली असेट को दिया जाएगा तो हो सकता है पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई ना हो, पासवर्ड का वो कॉम्प्लेक्सिटी और वो मिनिमम और मैक्सिमम कैरेक्टर अप्लाई ना हो, बाद में वो एक्सेप्शन हो गया।
और वो एक्सेप्शन बाद में रिमूव हो गया, मतलब वो एक्सेप्शन जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक बचा है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, इसको हम पढ़ेंगे और बाकी के टॉपिक को भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर हमारा 50 मिनट का हो चुका है, तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आगे का टॉपिक, आगे का कंटेंट कवर करेंगे। थैंक यू।